हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड जो बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा गया लेख है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसका अर्थ होता है मानव जाति की सहायता करने वाले विचार। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बर्ट्रैंड रसल के बारे में थोड़ा बताता हूँ और उसके बाद मैं हिंदी रूपांतर पर आऊँगा। तो बर्ट्रैंड रसल का जन्म 1872 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हो गई थी। वे एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधार के समर्थक, शांतिवादी, तर्कवादी और अनेक विषयों पर लिखने वाले एक प्रमुख लेखक थे। वे विभिन्न विषयों पर बोलने वाले कमेंटेटर यानी वाचक भी थे। लिंग, विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजवाद, शिक्षा, ईसा मसीह, मार्क्स, बुद्ध और बहुत सारे अन्य विषयों पर उनकी टिप्पणी सटीक और निर्भीक है। 1950 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके विविधतापूर्ण और महत्वपूर्ण लेखों के लिए, जिनमें वे महान मानवतावादी आदर्शों और सोच की आज़ादी का समर्थन करते हैं, के लिए मिला। विश्व के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक, रसेल की बातों में अनूठी नैतिक शक्ति थी। अपनी सोच में वे मौलिक, रुख में उत्तेजक और शैली में स्पष्ट और प्रभावशाली थे। उनके लेख तर्क, बुद्धि, मानवीय प्रसन्नता, शांति और स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं A History of Western Philosophy, Human Knowledge, Its Scope and Limits, Authority and the Individual, Has Man a Fact and Fiction, Has Man a Fact and Fiction, My Philosophical Development, Conquest of Happiness, Marriage and Morals, Roads to Freedom, In Praise of Idleness, or Why I Am Not a Christian। तो दोस्तों अब मैं रूपांतर प्रारंभ करता हूँ और नंबर 1 से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो आप पुस्तक को हाथ में लेकर देखते रहेंगे तो आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नंबर 1, इस विषय पर चर्चा कर सकने के पहले हमें कोई अवधारणा या विचार बनाना चाहिए जिसका प्रभाव, जिसे हम सोचते हैं मानव जाति की सहायता करेगा। क्या मानव जाति की सहायता की जाती है जब वो बड़ी संख्या में हो जाते हैं, या वे सब जानवरों की तरह संख्या में कम हो जाते हैं, या जब वे अधिक खुश हो जाते हैं, या जब वे अनुभवों की अधिक विविधता का आनंद लेना सीख जाते हैं, या जब वे अधिक जानने लगते हैं, या जब वे एक दूसरे से अधिक मित्रवत हो जाते हैं। मेरे विचार से ये सारी बातें हमारी अवधारणा में आ जाती हैं जिनसे मानव जाति की सहायता होती है, और मैं कुछ उनके विषय में प्रारंभिक बात कहूँगा। नंबर 2, सबसे स्पष्ट संदर्भ जिसमें विचारों ने मानव जाति की सहायता की है वह है संख्या। एक समय ऐसा रहा होगा जब होमो सेपियंस यानी मानव एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति रहा होगा, जो जंगलों और गुफाओं में अनिश्चित हो जंगली जानवरों के भय से बड़ी मुश्किल से खाना जुटाकर रहता रहा होगा। उस समय उसकी अधिक बुद्धि का जैविक लाभ बढ़ने वाला था, क्योंकि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सकता था, जो मुश्किल से उसकी लंबी प्रारंभिक अविकसित अवस्था की खामियों से अधिक था। उसकी बंदरों की अपेक्षा कम फुर्ती और उसके बिना बाल के होने के कारण ठंड से कम सुरक्षा। उन दिनों मानव की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी। मानव ने अपने कौशल को युगों से मुख्यतः अपनी संख्या को बढ़ाने में लगाया है। मेरा मतलब यह नहीं है कि यह एक इरादा था, लेकिन वास्तव में प्रभाव था। यदि यह कोई खुश होने की बात है तब हमारे पास खुश होने का अवसर है। नंबर 3, हम कुछ मामलों में जानवरों की तरह कम प्रगतिशील भी हो गए हैं। मैं विशेषकर 2 पक्षों के विषय में सोच सकता हूँ। पहला, अर्जित कौशल जन्मजात कौशल की अपेक्षा लगातार अधिक भूमिका मानव जीवन में निभाते हैं, और दूसरा, आवेश पर अधिक हावी रहता है। इन संदर्भों में हम निश्चित रूप से जानवरों की तरह कम प्रगतिशील हो गए हैं। नंबर 4,
जहाँ तक खुशी की बात है, मैं निश्चित नहीं हूँ। यह सही है कि पक्षी सर्दी के मौसम में भूख से बड़ी संख्या में मर जाते हैं यदि वे प्रवासी पक्षी न हों, लेकिन गर्मी में वे इस आपदा को नहीं भांपते या याद नहीं रखते कि कैसे पिछली सर्दी में वे उस आपदा के कितने करीब थे। मानव जाति के साथ बात कुछ अलग है। मुझे संदेह है कि मृत पक्षियों का प्रतिशत जो इस सर्दी में 1946 से 47 के बीच उतना बड़ा रहा होगा जितना इस कारण से इस समय भारत और मध्य यूरोप के मरे जाने वाले मानवों के प्रतिशत से। लेकिन भूख के कारण मर जाने वाले हर मानव की मृत्यु से पहले एक लंबी अवधि चिंता की होती है और पड़ोसियों की वैसी ही चिंता से हम घिरे रहते हैं। हम सिर्फ उस विनाश से ही नहीं पीड़ित होते हैं, बल्कि उन सब बातों से जो हमारी बुद्धि बताती है कि हमारे पास कारण है डरने के लिए। आवेशों को दबाना जो हमारी पहली सोच से निर्देशित होता है, चिंता और सामान्य खुशी की कमी की कीमत पर प्राकृतिक आपदा से बचा लेता है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे परिचित पढ़े लिखे लोग जब वे एक सुरक्षित आय का आनंद भी लेते हैं उतना ही खुश रहते हैं जितना चूहे उनकी मेज पर पड़े टुकड़ों को खा कर लेते हैं जब वे ज्ञानी लोग झपकी ले रहे होते हैं। इसलिए इस संबंध में मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि कोई प्रगति हुई है। नंबर 5, जहाँ तक आनंद की विविधता है तो बात कुछ और ही है। मुझे याद है कि कुछ शेरों के विषय में मैंने कभी पढ़ा था कि उन्हें एक फिल्म दिखाने ले जाया गया जिसमें सफल शेरों की बुरी हालत को दिखाया गया था, लेकिन ले जाए गए किसी भी शेर को उन्हें देख कोई आनंद नहीं आया। सिर्फ संगीत ही नहीं, कविता, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल जानवरों को कोई आनंद नहीं देते। इसलिए हमारी बुद्धि ने हमें योग्य बनाया है जो जानवरों को खुले रूप से मिलता है, जिससे आनंद की अधिक ऊंची किस्में मिलें, लेकिन हमने यह फ़ायदा नीरसता के बोझ की कीमत पर खरीदा है। नंबर 6, लेकिन मुझे यह बताया जाए कि ना ही यह संख्या है और ना ही खुशियों का अंबार है जो मनुष्य को गौरवान्वित करते हैं। ये मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक गुण हैं। यह स्पष्ट है कि हम जानवरों से अधिक जानते हैं और इसे हमारे फायदों से माना जा सकता है। क्या यह सचमुच एक फ़ायदा है? उस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह कुछ है जो हमें पशुओं से अलग करता है। नंबर 7, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे से अधिक दोस्ती करना सिखाया है? जवाब आसान है। रॉबिन पक्षी, जो एक अमेरिकन पक्षी नहीं, इंग्लिश रॉबिन्स जो है वो, तो रॉबिन पक्षी चोंच से बड़े रॉबिन को मार देता है, जबकि इंग्लिश प्रजाति अमेरिकन नहीं बुजुर्ग व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। जानवरों की दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा समूह में हम एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन समूह के बाहर के लोगों के प्रति नैतिकतावादियों और धर्मगुरुओं के सब कुछ करने के बावजूद हमारी भावनाएं किसी जानवर की तरह हिंसक हो जाती हैं और हमारी बुद्धि हमें इस योग्य बनाती है कि हम उन्हें एक अवसर दें जो किसी खूंखार जानवर को भी नहीं दिया जाता है। यह आशा की जाती है कि यद्यपि मुझे पूरे विश्वास के साथ नहीं कि अधिक मानवीय रुख आने वाले समय में प्रबल होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अत्यंत शुभ संकेत नहीं है। नंबर 8, इन सभी विभिन्न बातों को दिमाग में रखना चाहिए, यह सोचते हुए कि किन विचारों ने मानव जाति की मदद करने में सबसे अधिक कार्य किया है। जिन विचारों पर हम ध्यान देंगे उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, वे जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देते हैं और वो जो नैतिक मूल्यों और राजनीति से संबंधित हैं। मैं पहले उनकी बात करूंगा जो ज्ञान और तकनीक से जुड़े हैं। नंबर 9, सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम इतिहास के प्रारंभ होने के पहले उठाए गए। जिस चरण में भाषा की उत्पत्ति हुई, यह किस चरण में भाषा की उत्पत्ति हुई यह ज्ञात नहीं है, लेकिन हम निश्चित हो कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति बहुत धीरे धीरे हुई। इसके बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धीरे धीरे निरंतर किए जाने वाले आविष्कारों और खोजों की जानकारी देना बहुत कठिन हो जाता। नंबर 10, दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो भाषा की उत्पत्ति के पहले या बाद में उठाया जा सकता था वह था अग्नि का उपयोग। मेरा मानना है कि पहले अग्नि का उपयोग मुख्य रूप से जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता था जब पूर्वज सोते थे, लेकिन गर्मी पर सबों की सहमति थी। संभवतः किसी अवसर पर किसी बच्चे को मांस को आग में फेंकने के लिए डांटा गया होगा, लेकिन जब उसे निकाला गया होगा तो वह अच्छा लगा होगा और इस तरह खाना बनाने के लंबे इतिहास की शुरुआत हुई होगी।
नंबर 11, पालतू जानवरों विशेषकर गाय और भैंस को रखने से जिंदगी अधिक खुशहाल और अधिक सुरक्षित हो गई होगी। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्रियों ने एक दिलचस्प सिद्धांत दिया है कि पालतू जानवरों की उपयोगिता का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन जिस भी जानवर की पूजा करने के लिए उनके धर्म में शिक्षा दी होगी उसे लोगों ने पालने का प्रयास किया होगा। जो कबीले शेर और घड़ियाल की पूजा करते थे लुप्त हो गए, जबकि जिनके लिए गाय और भेड़ पवित्र जानवर थे वे संपन्न हो गए। मुझे यह सिद्धांत पसंद है और बिना किसी पक्ष या विपक्ष के प्रमाण के मैं इसे खुशी से खुलकर स्वीकार करता हूँ। नंबर 12, जानवरों को पालतू बनाने से अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था जिसने धर्म में क्रूर खूनी प्रचलन की शुरुआत की, जो कितनी सदियों तक चली। उर्वरता की रीति के लिए मनुष्यों की बलि दी जाने लगी और उनका मांस खाया जाने लगा। मोलोक नाम के एक देवता को बच्चों की बलि दी जाती थी और यह मान्यता थी कि वो बच्चों का खून पिए बिना अनाज या मक्का को नहीं उगने देंगे। उद्योगवाद के प्रारंभिक दिनों में इवेंजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर के इवेंजेलिकलों, जो उस ईसाइयों का एक समूह हुआ करता था, उनका भी यही मत था। वे 6 साल के बच्चों से प्रतिदिन 12 या 14 घंटे ऐसी स्थितियों में काम करवाते थे कि कितनों की मृत्यु हो जाती थी। यह अब देखा गया है कि बिना बच्चों की बलि दिए भी अनाज उगेंगे और सूती कपड़े बनाए जा सकते हैं। अनाज का पता लगाने में हजारों वर्ष लग गए, जबकि सूती कपड़ों को बनाने में सिर्फ 100 वर्ष। इसलिए संभवतः विश्व में प्रगति के कुछ प्रमाण हैं। और दोस्तों, नंबर 13 जो अंतिम है, नंबर 13, इतिहास लिखे जाने के पहले का सबसे अंतिम महान आविष्कार लेखन की कला थी, जो सचमुच इतिहास की पहली आवश्यकता थी। लेखन बोलने की तरह धीरे धीरे तस्वीरों के माध्यम से संदेश देने के लिए विकसित हुआ। यह संभवतः बोलने के जितना पुराना था, लेकिन तस्वीर से सिलेबल यानी शब्दांश या उच्चारण इकाई एक अत्यंत धीमा क्रमिक विकास था। चीन में अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है और यह काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यही होती है कि वो बड़े संयम से काम ले और अपने लेख को, अपने चैप्टर्स को पढ़े। और यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। Thank you.